वेलकम डियर्स। आज हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत को डिटेल में एक एक क्लास को समझा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ। हमने लगभग 27-28 क्लासेज में सारी की सारी एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत को कवर कर लिया है। एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें सारी क्लासेज एक क्रमबद्ध तरीके में लगी हुई मिल जाएंगी। सभी को मैंने कॉन्सेप्चुअल समझाया है। उन्हें एग्जाम ओरिएंटेड जो भी ग्राफिकल नोट हो सकते हैं, वो सभी नोट्स ग्राफिकली समझाए हुए हैं, जिससे कि इमेज माइंड में बनी रहे। कहानियों के रूप में उसे समझाया है। तो अगर वो देखी होगी तो खुद से पता होगा, नहीं तो आप देख लीजिए, डिटेल में सारी सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हम इसमें भी यही करने वाले हैं कि हम एक एक क्लासेज को पूरी पूरी मेडिवल हिस्ट्री को हम कवर करने वाले हैं। जो भी हमारी क्लासेज रहेंगी उनमें, बस इसके लिए आप लोगों का साथ रही चाहिएगा, तो साथ बने रहिएगा और बाकी लोगों को भी साथ में जोड़ते रहिएगा। उम्मीद है आप लोग साथ में जुड़ेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए, आज हम इसकी एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि टाइमलाइन क्या है। मतलब किस समय पर कौन सा शासक रहा, किस तरीके से उनका क्या बदलाव आया। एक बार एक नज़र में आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये रूपरेखा हम देखेंगे, प्रारंभिक मध्यकाल, तुर्कों के टाइम पे, अरब के टाइम के, सल्तनत, मुगल काल, ये सब हम देखने वाले हैं आज। ठीक है। तो एक नज़र इस पर लगा लेंगे और फिर इसे एक एक करके हम सारी क्लासेस करेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि हम एक एक सेशन मैंने लिया है जिसमें मैंने ये बताया है, उसको मैं लिंक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने समझाया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम समझे कैसे। सबसे पहले तो यही जरूरी है, देखो हर सब्जेक्ट के लिए एक जरूरी होता है कि उसकी एक स्पेशल स्ट्रेटेजी होती है कि हम उसको समझे कैसे, उसको पढ़े कैसे। तो एक दो बुक्स भी मैं बताने वाला हूँ, आप लोग उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। पढ़ें कैसे, समझे कैसे, या फिर उसको याद कैसे रखा जाए। बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे, बहुत सारे यहाँ पर जब मैंने समझाया था कि किस तरह से समझाया था, तो वहाँ पर बताया था कि मकबरे ही इतने सारे हैं कि उनको समझने में टाइम लगता है। हमें समझ नहीं आता कि कौन सा क्या, दोहरी गुंबद का कैसे, सफेद संगमरमर का कैसे, संगमरमर का कौन सा, काले संगमरमर का कौन सा, पित्रा दुर्रा किस में यूज हुआ है। इस तरीके से मतलब बहुत सारी, जब स्थापत्य आएगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर को ध्यान में रखते हुए चलना है, उनके स्थापत्य को ध्यान में रखते हुए चलना है। और किस तरीके से समझना है वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। बाकी आगे मैं खुद से वैसे समझाता रहूँगा जो आपको समझना चाहिए जिस तरीके से भी। तो देखो, शुरुआत करते हैं। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास किस तरीके से क्या रहा। तो टाइम का वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार फर्ज बनता है कि एक नज़र हम देख लें। कई बार कुछ चीज़ें हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि मैंने उसमें भी बताया था उस क्लास में कि दिल्ली सल्तनत से मुगल काल अलग कैसे हुआ, मतलब अलग कैसे मान रहे हैं उसको, जबकि दिल्ली सल्तनत में भी 5 वंश हैं और मुगल काल केवल एक वंश के कुछ राजा हैं, कुछ शासक हैं। तो ये अलग कैसे हुआ, जबकि वो भी मुस्लिम है और वो भी मुस्लिम है। तो हम इस छठे वंश को दिल्ली सल्तनत में ही लगा देते, तो दिल्ली सल्तनत एक पूरी हो जाती और वहाँ पर 6 वंश हो जाते 5 की जगह। इतना सा रहता, लेकिन वो अलग है तो अलग क्यों है। तो ऐसी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एक टाइमलाइन को हम देख लेते हैं कि किस तरह से क्या है। तो टाइम का वैसे तो सभी को पता है कि किस तरीके से ये छठी शताब्दी के आसपास की बात है। देखो, सबसे पहले ये एक एक रूपरेखा समझ रहे हैं, एक टाइमलाइन समझ रहे हैं। ठीक है। रूपरेखा हालांकि मैंने थोड़ी सी समझा दी है। उसमें प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है उसको प्रारंभिक मध्यकाल। प्रारंभिक मध्यकाल का मतलब है लगभग, वैसे तो हम इसको 750 से और 1206 तक इसको मान रहे हैं, लेकिन हम 7वीं शताब्दी से ही मान लेते हैं इसको। कब से? जब से आप नाम सुनेंगे अभी आगे आने वाले हैं, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, ये सब लोग आ रहे हैं और भारतीय जो राजा हैं उनके साथ में लड़ाई हो रही है। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? प्रारंभिक मध्यकाल। मतलब सारा का सारा मध्यकाल है, लेकिन मध्यकाल की जो शुरुआत हो गई है, हम उनको इन राजाओं से, दिल्ली सल्तनत से कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो वो वाला टाइम। तो ये क्या है? अर्ली मेडिवल पीरियड, 750 से और 1206 के आसपास तक। ठीक है। 1206 में ऐसा क्या हो रहा है वो सभी को पता है। 1206 में क्या हो रहा है, अभी पूरी कहानी बताऊंगा, एक एक स्लाइड लेके चलूंगा। प्रारंभिक मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और ये, तो उनमें समझ में आ जाएगा। तो 1206 में ऐसा क्या हो रहा है जो कुछ बदलाव आया। फिर देखो, यहाँ 1526 है, 1526, यहाँ पर एक बदलाव आ रहा है। ठीक है, कि ये क्या बना रहा है? मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर रहा है।
और फिर यहाँ 1707 में फिर से एक बदलाव आ रहा है। ये 1707 है कि यहाँ पर चीजें चेंज हुई और ये उत्तरकाल, उत्तर मध्यकाल बोला गया इसको। तो हमें जो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, अगर इसकी टाइमलाइन को एक बार देखेंगे हम, तो लगभग 7वीं ईसवी पूर्व, ठीक है, सॉरी ईसवी पूर्व नहीं, ईसवी, यानी कि 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं वहां से, और हम अगर ये 18th सेंचुरी तक आए, ठीक है, एग्जैक्टली हम 7th या 8th भी सोच सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, केवल एक समझाने के लिए है। 7th 8th सेंचुरी से और 18th सेंचुरी, मतलब इसका मतलब हुआ अगर हम 1700 क्रॉस कर गए हैं तो उसका मतलब कौन सी 18वीं में चल रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये सब क्या है, ये मध्यकाल है। एक बार एक स्लाइड के नजरिए से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। देखो, पूर्व मध्यकाल का मतलब क्या है, कुछ राजा आपको देखने मिलेंगे जैसे कि पुष्यभूति, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चेर, पल्लव, राजपूत, ये सब लोग हैं। इनके कुछ कुछ राजाओं के नाम भी, जो मुख्य मुख्य राजा हैं उनके नाम यहाँ पर मैंने दिखा दिए हैं, जैसे कि हर्षवर्धन है पुष्यभूति वंश का, चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय है, जिनके नाम के बिना इतिहास आगे नहीं बढ़ सकता। प्राचीन इतिहास, प्राचीन से हम मध्य इतिहास में नहीं पहुंच सकते इनके नाम के बिना, ठीक है। तो ये बिल्कुल वो वाले बिंदु हैं, इन्हें ध्यान ही रखना है। कृष्ण प्रथम, धर्मपाल, देवपाल, राजा चोल, राजेंद्र चोल और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो कुल मिलाकर भारत में क्या है, भारत में आप हो सके तो क्लास जरूर कर लीजिएगा, 26 या 27th नंबर की क्लास होगी प्राचीन इतिहास में, एंशियंट हिस्ट्री में। उस क्लास में मैंने राजपूत काल को समझाया, और ये लगभग लगभग उसी समय के राजा हैं। राजपूत काल का मतलब पूर्व मध्यकाल, ठीक। उस समय पर क्या हो रहा है, जो पूरा भारत है उस पूरे भारत में एक अलग सा कुछ ऐसा चेंज आ रहा है भारत में, कि यहाँ पर कन्नौज एक ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पर कौन है, हर्षवर्धन, ठीक है, लगभग 600 कुछ की बात है, 600 कुछ ईस्वी, 600 समथिंग, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन है, यहाँ से भी राजा इसमें आना चाह रहे हैं, यहाँ से भी राजा इसमें आना चाह रहा है, यहाँ से भी इसमें आना चाह रहा है, और यहाँ से भी इसमें आना चाह रहा है, ठीक है। अलग अलग जगह से इसको सेंटर बनाना चाह रहे हैं, किसको, कन्नौज को। जब ये कन्नौज सेंटर बनेगा तो वहां पर तीन लड़ाई बहुत सारी होंगी, लेकिन तीन लोगों के, तीन वंशों के बीच में होंगी, जिसको क्या बोला गया, त्रिपक्षीय संघर्ष बोला गया। सबको पता होगा इसका त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। जब ये पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आपस में संघर्ष करेंगे तो वहां पर कौन जीतेगा, वहां पर जीतेगा कौन, पाल, और सॉरी गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार वंश, ठीक है। तो वो प्रतिहार यहाँ पर आकर अपना राज्य करेंगे, प्रतिहार, और फिर धीरे धीरे करके प्रतिहारों के सामंत बनेंगे। तो अलग अलग जगह, इस जगह पर क्या हो जाएंगे, ये राजपूत हो जाएंगे। तो कहीं पर एक ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये चारों तरफ राजपूत हो जाएंगे। यहाँ पांड्य, चोल, चेर चल ही रहे हैं दक्षिण भारत में। अब देखो, ये चीज तब समझ में आएगी ज्यादा जब प्राचीन इतिहास को कर रखा होगा, और उम्मीद कर ही रखा होगा। तो यहाँ पर पांड्य, चोल, चेर ये लोग चल रहे हैं, पल्लव चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन चल रहे हैं, राष्ट्रकूट चल रहे हैं। यहाँ पर पाल है, गंग वंश है, यहाँ पर सैन वंश है, पाल सैन हो जाते हैं, और ये यहाँ पर राजपूत आ जाते हैं, यहाँ सोलंकी आ जाते हैं, कहीं पे चौहान आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो पूरे भारत में अलग अलग बिखराव चला है। तब ये वाला भारत नहीं है, ठीक है। जब ये वाला भारत नहीं है, ये वाली बाउंड्रीज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पूरा संसार या तो अलग अलग है या फिर पूरा संसार एक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो राजा का जो भी क्षेत्र है, वो क्षेत्र या तो इतना सा है, वो क्षेत्र या तो इतना बड़ा है, वो केवल उसका वो देश है। तो ये भौगोलिक बाउंड्री ये वाली नहीं है, फिजिकल बाउंड्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब राजा का जो भी एरिया है वो उसका देश है। कभी कई बार ये कंफ्यूजन्स बनेंगे कि ये आपस में क्यों लड़े, बहुत गुस्सा आएगा। जो जिस वंश का, आप लोग भी जिस वंश जिस जाति के होंगे उसमें बड़ा गुस्सा आता है कि ये लोग आपस में लड़े क्यों। उनके लिए वही देश है, कॉन्सेप्ट समझो। अभी बाउंड्री है, अभी हमारा देश है भारत। हर किसी के लिए, वो कहीं भी कश्मीर में बैठा हुआ है, कन्याकुमारी में बैठा हुआ है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ है, गुजरात में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, उसके लिए, सबके लिए क्या है, भारत एक ही है, हमारी भारत माता, कोई कहीं भी है। लेकिन उस समय पर उनके लिए भारत माता का मतलब क्या था, उनका अपना अपना
अपना अपना राज्य, अपना अपना भौगोलिक क्षेत्र, चाहे वो छोटा सा है चाहे बहुत बड़ा है, चाहे कितना ही बड़ा है, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है। अब हर कोई किसके लिए मरेगा? अपने देश के लिए, यानी कि अपनी सत्ता के लिए, राजा अपनी प्रजा के लिए, प्रजा अपनी राजा के लिए, ठीक है। अब उस गद्दी पे जो भी राजा बैठ गया, इसका मतलब वही उस गद्दी का, उसी का झंडा उस देश का झंडा हो गया। मतलब वो राजा ही क्या है, वो प्रतिनिधित्व है एक देश का, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये बात है। तो यहाँ पर पूरा जो एक बड़ा क्षेत्र है पूरे भारत का अब वाला, उसको अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान भी ले लें उसमें, ठीक है, नेपाल भी ले लें। तो ये सब क्या है, ये सब एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र अलग 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 राजवंशों में बटा हुआ है, जिसको क्या बोल रहे हैं, ये समय कौन सा है? पूर्व मध्यकाल, लगभग 600 से 1200 ईस्वी तक यही चलता रहा। कभी कोई आपस में लड़के एक दूसरे के राज्य को हड़प रहे हैं, हड़पने का मतलब एक दूसरे के राज्य पर अधिकार कर रहे हैं, तब उस तरह का पैटर्न था। अभी वाला लोकतंत्र वाला पैटर्न नहीं है, तब उस तरह का पैटर्न था कि राजा है और उसकी सत्ता है। तो जब ऐसा चल रहा है, तो ये अलग अलग राजा अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए हैं, कैसे भी हो जाए राज्य का विस्तार है। तब ना ये वाला कॉन्सेप्ट है, एक ये चीज भी ध्यान रखनी है, तब ना तो ये वाला शुरुआती दौर में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो, ठीक है। जो भी है एक राजा है, दूसरा राजा है, कैसी भी मुझे अपना दायरा बढ़ाना है, ठीक है, दूसरे का कुछ भी हो रहा है, तब ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल के लिए ये अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग राजवंश चल रहे हैं अलग अलग जगह पर। इन्हें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है एक क्लास में, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, देख लेना। तो ये अलग अलग राजा हैं, जैसे कि हर्षवर्धन उससे भूति वंश का राजा है। ये पूरे के पूरे कन्नौज के पूरे क्षेत्र पर एक बड़ा भारत के बड़े क्षेत्र पर दावेदार बनता है एक बड़ा राजा, कौन? हर्षवर्धन। ये वैसे ही राजा चल रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। जयचंद का नाम सुना ही होगा, सबने सुन रखा है वैसे तो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताऊंगा। तो ये दौर आता है 1191, 1192, 92 एंड 94, 1194, ठीक है। ये एक है गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद गौरी से पहले एक और है, कौन है? गजनवी। इस गजनवी से पहले एक और है, कौन? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझना, हम इसे एक क्लास में समझ लेते हैं। अभी ये केवल टाइमलाइन, एक रूपरेखा बता रहा हूँ मैं, पूरी तरीके से हम क्लास नहीं कर रहे हैं। क्लास अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम एक एक चीज को बताऊंगा कि ये क्या है, लेकिन उसके लिए भी ये समझना, कॉन्सेप्ट समझनी जरूरी है। तो ये कब? लगभग 712, मैं मान लेता हूँ कि 700 750 के बीच में, इस ईस्वी में। ये लगभग 1000 ईस्वी में, और ये लगभग, टाइम है ही आपके पास में, इतनी ईस्वी में। तो ये भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं एक करके। और ऐसा नहीं है कि इनसे पहले आक्रमण नहीं हुए, इनसे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। सिकंदर याद करो, सिकंदर इसके कितने साल पहले, इसके कितने साल पहले, 1000 साल पहले, लगभग 300 ईस्वी पूर्व में, बीसी में उसने आक्रमण किया था, ठीक है। और ये कभी आक्रमण कर रहा है, ये 700 में कर रहा है। तो मतलब 1000 साल पहले भी भारत पे आक्रमण हो चुका है। लेकिन उसका मतलब और इसका मतलब, भारत का मतलब ये वाली भौगोलिक बाउंड्री वाला भारत नहीं है, बस ये समझना है आपको, ठीक है। उसका मतलब कि वो अपना क्षेत्र विस्तार करते हुए इधर की साइड में आ रहा है, सिंध वाले क्षेत्र में आ रहा है। ये भी सिंध वाले क्षेत्र में आए, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आकर, अफगानिस्तान गजनी इस सब को घेरते हुए, पाकिस्तान वाले क्षेत्र को घेरते हुए, तब भारत की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में, पूरे भारत में ये घुसे ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आक्रमण हो रहे हैं अलग अलग वजह से, और दो कॉमन वजह से, पैसा और धर्म, दो तो कॉमन वजह है। और तीसरी एक अलग वजह, कौन सा? राज्य विस्तार, जो ये लेकर आ रहा है गौरी। तो इसके तहत जब लड़ाई हो रही है, तो इसके तहत मोहम्मद गौरी की, सीधा सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ मैं इस टाइमलाइन को समझाने के लिए, मोहम्मद गौरी की 3 मुख्य लड़ाई हो रही है, ठीक है। गजनवी क्या है, 17 बार आक्रमण कर रहा है भारत पर, और किस लिए कर रहा है? ये धन को लूटने के लिए, पैसा ले जाए यहाँ से और चला जाए। अब लेकिन इसके और इसके टाइम में बहुत बड़ा अंतर आ गया, 200 साल बीत गए। तो 200 साल बीत गए, तो ये क्या सोच रहा है कि मैं पैसा ले भी जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर, यहाँ का विस्तार तो कर लूँ। तो इसके तहत गौरी विस्तार करने जा रहा है। और विस्तार कहाँ पे कर रहा है? तो गजनवी वाली जगह, ठीक है, वहीं पर, मतलब कहाँ पर? अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये, इसकी लड़ाइयाँ हो रही हैं पृथ्वीराज चौहान से और जयचंद से, ठीक।
जब ये लड़ाई होती है तो इस लड़ाई में ये निर्णायक लड़ाई हो जाती है कुछ। ये कुछ वंश है केवल समझने के लिए। आज केवल एक टाइमलाइन को ही समझ रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं। अरब। तो ये पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहे हैं भारत पर? अरबों के द्वारा। और अरब में एक नाम आता है कौन सा? मोहम्मद बिन कासिम। अल्पगीन, सुबुक्तगीन और मोहम्मद बिन कासिम। गजनी वाली जगह को जो एक राज्य बना रहा है वो कौन? अल्पगीन है। सुबुक्तगीन बेटा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो ये लगभग 712 ईस्वी में ये सफल आक्रमण होता है जो अरब के द्वारा भारत पर हो रहा है। अरब और तुर्क में क्या अंतर है? तो वर्ल्ड मैप को देखिएगा। वर्ल्ड मैप को देखो, समझना जरूरी है मैपिंग को। मैप को मैंने डिटेल में समझाया है, लगभग 9-10 क्लास में हमने मैप को किया है। और एक एक क्लास डिटेल में समझाई हुई है कौन सा मैप कहाँ, मतलब कौन सी जगह कहाँ पर है। हिस्ट्री के हिसाब से भी और ज्योग्राफी के हिसाब से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ल्ड मैप की, उसमें जाकर जरूर देख लेना ध्यान से एक मैप को, सभी जगह काम आएगा वो। तो तुर्क यानी कि तुर्कमेनिस्तान, इसका मतलब मध्य एशिया की तरफ जा रहे हैं। भारत, यहाँ से बताता हूँ, भारत के साइड में पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, साइड में जाएंगे तो ईरान, इराक, तुर्क और ये सारी जगह आ जाएंगी। ठीक है, और उसके साइड में आ जाएंगे तो ऐसे करके एक अरब कंट्री आएगा। ये अरब कंट्रीज हो जाएंगे। इधर आएंगे तो यहाँ पर तुर्क है, यहाँ पर ईरान, इराक और ये सब आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, अल्पतगीन, तुबुक्तगीन, ठीक है, और महमूद गजनवी। तो ये मोहम्मद बिन कासिम शुरुआती, और फिर अल्पगीन सुबुक्तगीन, मैंने अभी बताया गजनी वंश की स्थापना कर रहा है, वहां पर राज्य की स्थापना कर रहा है। अब महमूद गजनवी यहाँ पर 17 आक्रमण कर रहा है धन को लूटने के लिए। सभी को पता है, कहानी का सबको पता होगा, नहीं तो समझेंगे पूरी कहानी को। टाइम है लगभग ये वाला। ठीक है, टाइम को समझना है हमें। उसके बाद मोहम्मद गौरी आ रहा है। टाइम है लगभग लगभग ये वाला। अब मोहम्मद गौरी की जब लड़ाई होती है 1191, 91, 92 एंड 94, ये 3 लड़ाइयाँ। तो ये लड़ाइयाँ क्या है? ये एक निर्णायक लड़ाई होती हैं। और ये वो लड़ाई है जो भारत में मुस्लिमों मुस्लिमों को स्थायित्व दे देंगी। मतलब यहाँ पर आकर मुस्लिम रह सकेंगे, यहाँ पर बस जाएंगे, क्योंकि इसी के सेनापति हैं 3 सेनापति। मोहम्मद गौरी के मुख्य 3 सेनापति, उनमें से 2 के नाम आपने सुने ही होंगे। एक बख्तियार का नाम सुना होगा और एक ऐबक का नाम सुना होगा। तो ये तो चला गया, ये तो मर गया। ठीक है, जैसे भी मरा पूरी कहानी हम देखेंगे। लेकिन ऐबक को यहाँ छोड़ देता है। कहाँ पर छोड़ देता है? एक खिलजी है बख्तियार, वो कहाँ पर है? बंगाल की तरफ है। और ऐबक कहाँ पर है? ये दिल्ली के पास में है, दिल्ली के पास। ठीक है, एक यालदोजोर है, बहुत अलग है वो, लेकिन अभी फिलहाल इसको समझने के लिए तो ऐबक क्या है, दिल्ली में अपना स्थायित्व बनाता है। और यहाँ के गवर्नर के, इसका गवर्नर है, इसका राज्यपाल है, इसका सेनापति है, उसी के तहत वो यहाँ पर रह रहा है। लेकिन ये मर गया तो इसका अधिकार हो गया ऐबक का। ऐबक कौन है? इसका गुलाम है, गुलाम और फिर दामाद बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है कौन सा? उत्तर मध्यकाल। मतलब अभी तक क्या था, भारत पर जो आक्रमण हो रहे थे, हम केवल समय को समझ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज की क्लास में हम क्लास पूरी ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल समय को समझ रहे हैं कि बदलाव क्या है, आखिर डिफरेंस क्या है पूर्व मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में। तो ये सब अंतर क्या है? तो शुरुआती दौर में क्या हो रहा है, जो अलग अलग राजा हैं वो बाहर से आए हुए आक्रमणकारी कुछ उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, या तो यहाँ से धन लूट के ले जाते हैं, या फिर क्या करते हैं, यहाँ अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, मारा काट करते हैं, बस इतना। तो ये जो टाइम था, ये जो टाइम पीरियड है, वो किसका टाइम पीरियड है? वो टाइम पीरियड है मध्यकाल के शुरुआत का। यानी कि अब बदलने वाला है। जो शुरुआत से वंश चले हुए आ रहे थे, जितने भी हम हिंदू वंश देख रहे थे, वो अब बदलने वाला है टाइम, उसको हमने बोल दिया पूर्व मध्यकाल। ठीक है, अब ये लेटर मेडिवल पीरियड, ये क्या है? जब हमारे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आ जाएगी। तो दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत क्यों बोला? जो ऐबक है, मैंने बताया अभी कि जो अलग अलग 3 सेनापति हैं, उनमें से जो गजनी वाला है गजनी की तरफ चला गया, जो बंगाल वाला है वो भी लड़ाई करके मर के और चला गया। तो 1206 में गद्दी पर बैठ रहा है कौन? इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जब ये टाइम खत्म हो जाएगा
और मुगल वंश स्टार्ट होगा किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तब हमारे लिए ये टाइम इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये 1206 में कौन गुलाम वंश की शुरुआत कर रहा है? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम है। वैसे ही इसका गुलाम है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश किसका गुलाम है? इसका गुलाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा तो जब मैंने बताया था कि इतिहास को कैसे समझे, तो यहाँ ये भी बताया था कि जब शुरुआती ये लोग आएंगे, देखो सोचने वाली बात यह है कि भारत में पहली मस्जिद बनती है, कौन सी बनती है? बहुत सारी मस्जिद हैं, लेकिन उनमें से कुछ पर विवाद है और कुछ को सीधा सीधा भारतीय बोल दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवाई, दिल्ली में मस्जिद बनवाई, अजमेर में मस्जिद बनवाई। तो हमने एक मस्जिद की बात की थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े को मैंने बताया था कि उसको तोड़ के एक जो विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय और मंदिर परिसर था, उसको तोड़ के एक मस्जिद बनवा दी गई। ठीक है, वैसे ही दिल्ली में मस्जिद बनवा दी गई। उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या काम करवाया? अपने बेटे के लिए एक मकबरा बनवाता है, जो पहला संभवतः पहला मकबरा भारत में माना जाएगा। एक कब्र के ऊपर गुंबद पहली बार मानी जाएगी, इसको भी उसमें ही दफना दिया गया। 1231 और 35 की बात है ये। तो ये क्या है, यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है। जो अभी तक हम सारी स्थलाकृतियाँ, जो हम सभी स्थल, सारी इमारतें, सारी बिल्डिंग्स, सब कुछ देख रहे थे, अभी पहले वाले पैटर्न में, पहली वाली शैली में वो सब क्या हो जाएंगी? चीज़ें चेंज होंगी। और चीज़ें चेंज कब होंगी? जब ये दिल्ली में बस जाएगा। तो अभी तक हम ये टाइम जो चल रहा था, वो दिल्ली में बसने वाला टाइम नहीं चल रहा था, केवल आक्रमणों का टाइम चल रहा था। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है? दिल्ली में बस गया, और बस गया तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा ये बनवाएगा, स्थापत्य बनवाएगा, वो कहाँ पर? दिल्ली में बनवाएगा। ध्यान रखना है, उनमें से मस्जिद हो या फिर कुतुब मीनार हो, ऐसी कोई भी चीज़ है तो वो यहाँ पर इसी के काम को पूरा करवाएगा तो इल्तुतमिश करवाएगा। ये इसका सेनापति है, गुलाम था, दामाद बन गया। अब ये गुलाम दामाद कैसे बन जाते थे तो वो अलग कहानी है, जब इनकी कहानी आएगी तो पूरा बताऊंगा एक चीज़ को। इनमें से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले वो चीज़ देख लेते हैं। अगर हम इनका टाइम पीरियड देखेंगे, टाइम पीरियड को माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेना, अभी जितना जितना देखो, चीज़ें एक के बाद एक स्टेप लेके चलेंगे तो ये अच्छी होती हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये टाइम पीरियड बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, लॉक, कि हाँ गुलाम वंश है। तो 1206 से 1290 तक रहा है। कितने साल तक लगभग इसने शासन किया है? तो खुद पता चल रहा होगा कितने साल तक शासन किया है। अभी एक टाइम पीरियड अगर मैं पूछने लग जाऊं कि सबसे लंबा टाइम पीरियड किसने बिताया, तो यहाँ पर देखो, ये 1413 या 1414 मान लेते हैं, लगभग 94 ईयर्स के लिए, 94 वर्ष के लिए तुगलक वंश ने सबसे लंबा शासन किया, 94 ईयर्स। और सबसे छोटे शासन की बात करूं मैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सॉरी, ये 1290 से 320, 1320, कितना? लगभग 30 ईयर्स के लिए सारा ही शासन किया है। 30 ईयर्स के लिए खिलजी वंश ने सबसे छोटा टाइम पीरियड इस दिल्ली सल्तनत में, और सबसे लंबा शासन तुगलक वंश के राजाओं ने। इसने कुल 30 वर्ष तक शासन किया, जबकि एक 37 ईयर्स, 33 साल तक एक अकेला राजा शासन करता है। अगर पूछ ले जाए, मैं नॉर्मली पूछ लूँ आपसे कि पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा, तो किसका रहा? नहीं बताएंगे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन रहा? पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा राजा कौन रहा? तो बूढ़ा राजा पता नहीं। तो एक एक चीज को हमें समझते हुए चलना है। देखो जैसे अभी मैं बात करूं कि यहाँ पर एक राजा है बहलोल लोधी। यहाँ पर एक राजा है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी बहुत अपनी वृद्धावस्था में बिल्कुल बूढ़ा होकर ये गद्दी पर बैठता है, और पूरे बुढ़ापे तक, बुढ़ापे में ये शासन कर रहा है। अब जब बुढ़ापे में शासन करेगा तो लड़ाई वड़ाइयों में इसका कुछ शायद वो नहीं रहेगा। लड़ाइयों में किसका हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि इस बूढ़े को ये टपका देगा और लड़ाइयाँ जीतने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहलोल लोधी बहुत लंबे टाइम तक शासन कर रहा है। उसका ध्यान क्योंकि अलग चीजों पर होगा, इसलिए लंबा टिक पाएगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझने को होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये सभी वंश कैसे हैं? मुस्लिम वंश।
जब मुस्लिम वंश हैं तो मुस्लिमों में दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं सिया और दूसरे होते हैं सुन्नी। इनमें से ये एकमात्र सिया वंश है, सैयद वंश, और बाकी क्या है, सारे सुन्नी वंश है। ये एक अफगान वंश आता है, अफगान लोग, अफगानी लोग, ये इनसे भी अलग थे, अफगानी। चार ऐसे राजा आते हैं जो हिंदू माताओं से जन्मे थे, जिनकी माता हिंदू थी। अब वो जो चार राजा हैं जिनकी माता हिंदू थी, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे कट्टर राजा है, सबसे कट्टर मुस्लिम है इनमें से, वो भी उनमें से ही हैं। दो सबसे कट्टर मुस्लिम, बल्कि तीनों, वो भी उनमें से ही है। तो ये बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो टाइम पीरियड याद रखेंगे, 1206 से 1290 गुलाम वंश का शासन, ठीक है। उसके बाद 1290 से 1320, 30 साल के लिए खिलजी वंश। फिर से इसको मैंने बता ही दिया है, ये 93-94 ईयर्स के लिए तुगलक वंश। उसके बाद में सैयद वंश 1414 से 1451, और 1451 से 1526। 1526 में क्या हो जाएगा, एक लड़ाई हो जाएगी, बहुत फेमस लड़ाई है, कोई सी भी हो सकती है, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध है ना, वैसे नाम पता चल गया होगा। तो ये जो लड़ाई होगी किससे, बाबर से। बाबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुगल वंश की स्थापना करेगा। तो ये हमारे लिए 1526 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार टाइम पीरियड को बिल्कुल माइंड में फिक्स करके, इसमें बिना देखे कि 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से फिर 1414, फिर 1414 से 1451, 1451 से 1526, ऐसे माइंड में फिक्स कर लेंगे आप लोग, जिससे कि पता रहे। अब ये जो शासक हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता इन वंश का, वो शासकों के नाम लिखे हैं। शासक तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके बिना काम नहीं चलेगा वो शासक, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तो सबसे पहली जो स्थापत्य हैं वो इसने किए। कुछ ज़्यादा, क्योंकि गुलाम है और यहाँ पर नया नया ताजी बैठा है, तो ये अपने प्रतिद्वंदी सेनापति से लड़ाई करेगा, ना कि भारतीयों से ज़्यादा लड़ाई करेगा। सेनापति जब है तब तो लड़ाई कर रहा है, लेकिन बाद में लड़ाई बड़ाई नहीं करेगा, शांत हो जाता है, आराम से गद्दी संभालता है, ठीक है। उसके बाद जब इल्तुतमिश आता है तो इसको डर सताता है। नाम सुना होगा, 40 शाह, तुर्क के 40 शाह, 40 शाह चहलगानी, ऐसे करके। तो 40 सरदारों का समूह साथ में रख के चलता है, 40 अमीरों का समूह, जिससे कि वो इसको सपोर्ट कर सकें। कहीं लड़ाई वड़ाई हो रही है, किसी राजा से हो रही है, बाहर दूसरी जगह से आकर बसे हुए नए नए, अगर उनसे लड़ाई हो रही है तो उनको झेलने के लिए अकेला ना झेले, इसलिए बाकी को अपने साथ में बना के रखे। तो इसने तुर्क चालीसा का गठन कर दिया। अब जब ऐसा चलते हुए आ रहा है तो एक आएगा बलबन। अभी उससे पहले इसका एक पुत्र नसरुद्दीन महमूद, डेथ हो जाएगी उसकी, मर जाएगा। जब वो मर जाएगा तो पहली कब्र भारत में उसी की बनती है, जिसमें साथ में इसको भी दफन कर दिया गया बाद में, 3-4 साल बाद ही ये उसके मर गया। नसरुद्दीन महमूद अच्छा शासक था, लेकिन वो क्या करता, वो मर गया जब, तो राजा नहीं बन सकता था। राजा कौन बना, इसका दूसरा पुत्र, लेकिन उसको ये चाहता नहीं था, तो बन जाती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान में वो क्वालिटी है राजा बनने, शासक बनने लायक, शासिका बनने लायक। भारत की पहली मुस्लिम शासिका, एकमात्र मुस्लिम शासिका वो आएगी। लेकिन ध्यान रखना, भारत की एकमात्र शासिका नहीं कहेंगे कभी भी, मुस्लिम शासिका ही कहेंगे। भारत में इससे पहले भी शासिका आई हैं अलग अलग प्रदेशों में, जैसे रानी दिद्दा हमने देखा था प्राचीन भारत में आई थी, उत्तर भारत में कहाँ, कश्मीर में। तो वैसे ही रजिया सुल्तान आ जाती हैं। रजिया सुल्तान को नहीं चाहते, जो उसके दरबार में रहने वाले, वो नहीं चाहते कि एक महिला उनके ऊपर बैठी हुई रहे, वो उसको हटा देंगे। धीरे धीरे करके बलबन आ जाएगा। बलबन ये सब देखता हुआ आ रहा है कि यहाँ पर लड़ाई कटाई चल रही है राजाओं की आपस में, एक दूसरे राजाओं से भी और अपने दरबारियों से भी, दरबारी में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वो क्या करेगा, लौह रक्त की नीति लाएगा, बहुत कड़े कड़े सिद्धांत ले आएगा, राजा को ही सर्वोपरि बना देगा। तो ऐसी चीजें यहाँ पर आएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा बलबन, एक ऐसा राजा। तो ये चार शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, इनके बिना काम नहीं चलेगा। कौन से वंश के, गुलाम वंश के। अगर आप पहली बार मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो ये नाम मतलब कौन से कब किस टाइम में है, इसी टाइम के बीच में है, शुरुआत से और आखिर टाइम तक के लिए इन्हें याद कर लें बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, जिससे कि बाद में वर्णन ना पड़े कि कौन सा कब क्या टाइम पड़ा। ठीक, उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है। खिलजी वंश कौन, जलालुद्दीन खिलजी, अभी मैंने नाम बताया था।
गद्दी पर बैठा, बूढ़ा होकर बैठा, कुछ नहीं करना उसको, बस नॉर्मली शासन कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है, बहुत दुष्ट राजा, दुष्ट शासक। जब ये आएगा तो वही लड़ाई कटाई मारकाट ये सब करेगा, बहुत ज़्यादा ये मुस्लिम चीज़ों को बढ़ावा देगा, जिसकी वजह से बाद में धीरे धीरे डाउन पड़ जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, पूरी दिल्ली सल्तनत का जो मुझे सबसे अच्छा राजा लगता है वो यही लगता है। मतलब अपने ज़माने से बहुत टाइम आगे, एडवांस का राजा, एडवांस का शासक, बहुत टाइम आगे की सोच रखने वाला। बस किस्मत खराब, अलग अलग अभियान करता है, अलग अलग चीज़ें करता है। जो मोदी जी ने एक सांकेतिक मुद्रा चलाई, मुद्रा चेंज की, कॉइन्स चेंज किए, पैसा चेंज, रुपया चेंज किया, करेंसी चेंज की, कुल मिलाकर नोट चेंज किए, वो उस जमाने में ये कर चुका था। ये मतलब बहुत नए नए बदलाव अपने नए नए प्रयोग राज्य में, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन कुछ काम ऐसे रहे कि पिताजी की कब्र वो सॉरी पिताजी के लिए महल बनवाया, वो उसी में दफन हो गए। ठीक है, लड़ाइयाँ करने के लिए जा रहा है, वो लड़ाई जिस समय पर सैनिकों को तैयार कर देता है, उनके ऊपर खर्चा कर देता है बहुत तकड़ा वाला, वो लड़ाई कैंसिल हो जाती है। पैसा करेंसी बदलवा लेता है। अकाल के टाइम पर इसके यहाँ पर और ज़्यादा जो कर है, टैक्स है, वो ज़्यादा लगाता है तो अकाल पड़ जाता है। मतलब सब काम उल्टे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। रोज शाह तुगलक, कट्टर शासक आएंगे ये। सैयद वंश में खिज्र खां, ध्यान रखना है खिज्र खां को कब का टाइम है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोधी वंश में बहलोल लोधी, बहलोल लोधी छूट गया यहाँ पर। बाकी सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक, लड़ाई के दौरान मर जाने वाला, बिल्कुल। तो ये इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक। इब्राहिम लोधी से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये समय इनका खत्म हो जाएगा अलग अलग बदलाव के द्वारा। फिर आ जाएगा बाबर। बाबर युद्ध जीत के आया, नया नया पानीपत का ताजा ताजा शासक बन गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 4 साल में 4 युद्ध, बड़े युद्ध लड़े वो बाबर। और इतने में ही 4-5 साल में अपना नाम कमा गया ये बाबर। इसको समझना जरूरी है। यहाँ से चीजें चेंज होंगी। अब दिल्ली से धीरे धीरे आ जाएंगे आगरा। अभी जो दिल्ली सल्तनत थी उसके जो 5 वंश थे वो अलग थे, अब ये छठा वंश आया है अलग। ये अपने आप को बोलता है कि हम उनके जैसे नहीं है, हम अलग हैं, क्योंकि हमारी जो माता जी हैं वो चंगेज खां की तरफ से हैं, जो चीन और मध्य एशिया को अपना साम्राज्य बनाए हुए हैं। चंगेज खां एक क्रूर शासक, अपने पिता को बोलते हैं कि ये तैमूर लंके, तैमूर, तिमूर शासक की हम वंशज हैं। तो दो ऐसे बड़े शासकों के नाम लेंगे, विश्व प्रसिद्ध शासकों के, कि जो एक बिल्कुल अत्याचारी क्रूर शासक और दूसरा जिसने अपना साम्राज्य फैला रखा है। तो ये बोलेंगे कि हम उनके वंशज हैं। और हम क्योंकि मंगोल के मंगोलियाई हैं, मंगोलियाई की पीढ़ी के राजा हैं, इसलिए कौन है, मुगल। हालांकि वो बात अलग है कि ये अपने आप को मुगल कहलवाना शुरुआती तौर पर यहाँ पसंद नहीं करेंगे, वो चीज़ अलग है, लेकिन मुगल। तो ये आ जाता है 1526 में। ये सारा काम हो रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुमायूं जीवन भर ठोकर खाई और ठोकर खा के ही मर गया। एक इतिहासकार है लैनपून, इसके लिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि इसके काम ही ऐसे हैं। बेचारा जगह जगह भटक रहा है, कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी अफगानिस्तान, ऐसे भटकता भटकता पूरे जगह भटक रहा है। बीच में आ जाएगा कौन, शेर शाह सूरी। सूरी, लेकिन फिर से हुमायूं आ जाता है। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1530 से 40, 39, बल्कि 39, 30, 40, और उसके बाद में 55 से 56, उस टाइम के लिए जब भी उसके अच्छे दिन आए थे तभी वो मर गया। उसके बाद अकबर 1556 से 1605। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके 9 रत्न रहते थे, धार्मिक सहिष्णु था, सभी धर्मों को मानने वाला था। इसकी कब्र को भी मैंने दिखाया उसको, अम, कि किस तरह से इसका वो बना हुआ है, गुंबद वगैरह है, वो दिखाया था लास्ट उसमें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि धार्मिक सहिष्णुता वाला। जहांगीर, एक क्रम जरूर याद रख लेना। जहांगीर, समय इनका ध्यान रखना है जरूर। 1605 से 1627। ऐसा क्यों रखना है, क्योंकि अगर मान लिया आपको क्वेश्चन आ गया कि कैप्टन हॉकिंस भारत में आया किसके समय में,
किसने अंग्रेजों के लिए पहली जो कोठी थी वो स्थापित करने की कोशिश करवाई, किसके दरबार में? किसको, इनमें से किसी एक शासक ने किसी एक अंग्रेज को और उसको मनसबदार बना दिया था। कौन से शासक ने? तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं। तो बहुत सारे टैक्स ऐसे होंगे, जब ये धार्मिक सहिष्णु बनेगा तो उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें, तो वो समय ध्यान रखना है ज़रूर कि कौन-सा। अभी जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ, ये समय आपने याद रख लिया कि 1556 से और 1605 तक रहा, लगभग 50 साल ये शासक रह रहा है। 50 साल आपने माइंड में फिक्स कर लिया कि इतने से इतने तक रहा। अब इसके जो भी काम होंगे क्रम से चलते जाएँगे, क्रम से चलते जाएँगे। अच्छा, 1572 में इसने ये काम करा था, 1574 में ये काम करा था। कम से कम माइंड में हमारा ये फिक्स है कि इस टाइम पीरियड के बीच में करा होगा। जैसे-जैसे उसका बदलाव आते गए उसके जीवन में, वैसे-वैसे काम करता चला गया। वो हम वहाँ से सीख लेंगे। तो सबसे पहले ये टाइम याद रखना ज़रूरी है। तो ये, उसके बाद जहांगीर, ये हो जाता है शाहजहाँ, ये 58, और सबसे आगे आते हैं ये औरंगज़ेब, 1707। 1707 में क्या होता है? इसकी मृत्यु। औरंगज़ेब के ऊपर आपने मूवी भी देख ली होगी शायद, छावा, कि किस तरह से जो छत्रपति शिवाजी हैं उनके, और उनकी कहानी संभाजी की, तो वो कहानी। तो 1707 साम्राज्य का विस्तार। अब सोचने वाली ये बात है कि साम्राज्य का विस्तार इसी के समय सबसे ज़्यादा हुआ और इसी के समय एक साथ पतन हो जाएगा। और जब ये पतन होगा तो इसके इसके बाद के जो राजा हैं, अभी तक समझना, इससे पहले जो थे वो दिल्ली सल्तनत वाले थे, उससे पहले वाले आक्रमणकारी थे, और अब ये जो हैं वो क्या है, एक अलग वंश, अलग नाम को लेकर चले हुए हैं, अलग पैटर्न को लेकर चले हुए हैं, अलग इनके काम हैं। और इनके बाद वाले जो आएँगे, ये केवल इतना अंतर है कि ये मुगल शासक जो हैं वो ताकतवर मुगल शासक हैं। इनके बाद में मुगल कमज़ोर पड़ते चले जाएँगे, और जब कमज़ोर पड़ते चले जाएँगे तो 1600 के आस-पास आ गई थी क्या? अंग्रेज़। मतलब सारी की सारी ये 4 देशों से जो हमारे फ्रांस, यूरोपियंस आ रहे हैं, वो आ जा रहे हैं इसके आस-पास में। फिर वो धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। व्यापार, ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आके यहाँ पे क्या करने लग जाएँगे? यहाँ पर रूलिंग करने लग जाएँगे, शासन करने लग जाएँगे। ठीक है? तो शुरुआती दौर में जब तक ये रहे, तब तक वो क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। जैसे ये डाउनफॉल इनका होता चला गया, तो क्या हो जाएगा? तो वो क्या होंगे? अपना शासन करने लगेंगे। ठीक है? तो इस तरह, तो यहाँ पर एक चेंज आएगा बहुत बड़ा, वो चेंज क्या आएगा? ये वाला। ये सूफ़ी और भक्ति आंदोलन, ही कबीरदास, तुलसी, ये सब सूफ़ी आंदोलन के ये इसी टाइम पीरियड में, जो हमारा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल वाला टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में ये साथ के साथ चलते रहेंगे। ठीक है? ये साथ के साथ रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इनका टाइम नहीं है। लेकिन ये यूरोपियों का आगमन, मैंने बताया, ये देखो छत्रपति शिवाजी, पेशवा, ये सब शासन, मराठा शासन, मराठा, राजपूत, राजपूत जो पुराने राजपूत हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान, जयचंद वाले टाइम के, वो पहले वाले में 1100-1200 के आसपास। उसके बाद 1500-1600 के आसपास कौन से आ जाएँगे? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, ये वाले, करण सिंह, ये लोग आ जाएँगे। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी, पेशवा, ये सब चलेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर एक बदलाव आ रहा है 1498 में। कौन वास्को डी गामा भारत आ रहा है, भारत से क्या ट्रेडिंग चलने लग जाती है, व्यापार चलने लग जाता है। धीरे-धीरे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, डेन, अंग्रेज, ये सब धीरे-धीरे करके आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, ये भी आपको पता है। लेकिन ये यहाँ तक यहाँ तक क्या चल रहा है इसका? व्यापार चल रहा है, कोठियाँ स्थापित हो रही हैं, ट्रेड चल रही है। लेकिन जैसे ही ये प्लासी का युद्ध जीतेंगे, ठीक है? प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध प्लस बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पर 1857 से ठीक 100 साल पहले, ध्यान रखना, 1857 से ठीक 100 साल पहले, 1757 में, 1757 में एक बड़ा युद्ध हो रहा है, प्लासी का युद्ध। कहाँ पर हो रहा है? तो ये पूरे भारत में नहीं हो रहा, ये कहाँ पर? बंगाल साइड में। बक्सर और प्लासी, 2 चीज़ों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस टाइम पीरियड में? इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मैंने बताया है 1707 में औरंगज़ेब गायब।
जब बहादुर शाह आ रहे हैं या फिर और आ रहे हैं और उत्तर मुगल शासक आ रहे हैं, तो वो इतने ताकतवर नहीं है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गए हैं। उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर जो बंगाल के नवाब हैं या दक्षिण भारत हैं, अलग अलग राज्यों में पूरा मुगल शासन बट जाता है। जैसे ही मुगल शासन बटेगा, कमजोर पड़ेगा, तो ये क्या है, ये अपने अंग्रेज इन पर दबदबा बना लेंगे और आपस में ही इन्हें लड़ाएंगे, राजा को आपस में लड़ा लड़ा कर, वजीर को राजा से, राजा को दूसरे राजा से, ये क्या करेंगे, अब अपना एक यहाँ पर प्यादा बिठाएंगे। वो प्यादे को हम देखेंगे। फिलहाल क्या, इससे 100 साल पहले ये पूरा बदलाव आ जाता है जब अंग्रेज अपने शासन की तरफ बढ़ने लगे। तो फिर हम यहाँ से 1757, इससे आगे आ जाता है क्या, अंग्रेजों, मतलब इनका टाइम अंग्रेजों का, तो तब हो जाता है हमारा कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री। अभी तक क्या है ये, अभी तक हमारा मध्यकालीन भारत चल। तो एक टाइमलाइन मैंने बता दिया है, उस टाइमलाइन को ध्यान रखें। और क्लासेज आपको करनी है तो साथ में जुड़ जाइएगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप साथ में जोड़ के चलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हम कर पाएँ। केवल आज टाइमलाइन बताइए, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताइए, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ पाएँ। और अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा दें, एक कमेंट कर दें, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, आप लोग जुड़ रहे हैं, कौन कौन जुड़ रहा है। चलिए क्लासेस करेंगे, लेकिन आप एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि चीज़ों को समझने में मदद मिले। चलिए मिलते हैं क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।